आज की क्लास हम देखने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास आपके पास कैसे कैसे यहाँ पर मूल जातियाँ रहती थी, फिर किसने आक्रमण करके यहाँ पर अपना पास नई जाति शुरू कर ली। तो आपके पास आज का टॉपिक क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो हिस्ट्री के भी पार्ट रहते हैं। स्टोरेज पीरियड आप देखते हो ना, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण, मध्य पाषाण, फिर उसके बाद आद्य इतिहास, फिर प्राग इतिहास, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वैसे एचपी की हिस्ट्री आपके पास देखेंगे हम। तो प्राचीन इतिहास में यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे? सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया वो कौन थे? वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास आएगा। लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन निवासी जिनको माना गया है हिमाचल के मूल निवासी। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आ चुका है क्योंकि काफी सारी यहाँ पर निवासी क्या काफी सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, जाके रह चुकी हैं, तो कंफ्यूजन हो ही जाता है ना। जैसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कोल, खश, गद्दी, किरात। तो इनमें से सबसे प्राचीन कौन से हैं आपके पास? तो सबसे प्राचीन जाति जो यहाँ पर रहती थी उनका नाम है कोल। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो या फिर डबल स्टार मार्क कर लो। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो आपके पास निवासी माने जाते हैं वो कौन थे? कोल जाति थी। और ये आपके पास नवपाषाण से हिमाचल प्रदेश में माने जाते हैं। स्टोरेज पीरियड में जब हम जाते हैं तो नवपाषाण काल आता है। तो सबसे प्राचीन निवासी कौन हुए? कोल निवासी हुए। और अन्य भी आप लिख लेंगे कौन कौन से आपके पास आते हैं। कोल के बाद हाली, डुम, लिख लो, जातियां ही हिमाचल प्रदेश में रहती हैं। हाली, डुम, चनाल, बाड़ी, ये किस में आते हैं आपके पास? कोल के ही सब पार्ट रहते हैं। ये जातियां आती है कोल में। बाड़ी से पहले रिपीट कर रही हूँ मैं, कोली, हाली, डुम, चनाल, बाड़ी, ये किस में आते हैं आपके पास? कोल में मूल निवासी आते हैं हिमाचल प्रदेश के। और ये आपके पास चंदेश्वर घाटी में पाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है, चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से इनका अवशेष हमें मिलते हैं। चंदेश्वर घाटी, घाटी में इसका हमें पता चलता है। इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन आपके पास कौन से निवासी हुए? कोल। कोल के बाद जो यहाँ पर आगमन हुआ है वो हुआ है किरात का। लिख लीजिए आपके पास नेक्स्ट जाति जो हम करने जा रहे हैं कौन सी है? किरात। ये हुआ क्या था? जब हम शासन पीरियड देखेंगे आपके पास लाहौल स्पीति और चंबा की हिस्ट्री में हम देखेंगे, जो किरात है ये आक्रमण करते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद ये यहाँ के निवासी बन जाते हैं। लिख लेंगे सेकंड आपके पास कौन सी प्राचीन जाति आती है यहाँ पर? किरात। और ये किसके वंशज माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मंगोलों के वंशज। मंगोलों के वंशज। वन लाइन में क्वेश्चन आएगा, किस जाति को मंगोल का वंशज माना जाता है? तो है आपके पास किरात जाति। किरात के बाद थर्ड आपके पास आते हैं खश। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास खश। आर्यों की जो तीसरी पीढ़ी यहाँ पर आती है, कोल, खाश, नाग भी आपके पास आते हैं। इसमें नाग भी आपने एंटर कर दिए हैं। नाग जाति, सपेरे वाले नाग नहीं, ये जाति का नाम है नाग, ठीक है। कोल, किरात, नाग और खश। नाग से आप लिख लेंगे हिमाचल की पहाड़ियों में, पहाड़ी वाली क्षेत्र में नाग जाति रहती थी। और मंडी का जो पंचवक्त्र मंदिर है, ये पूछा जाता है, मंडी के पंचवक्त्र में ही जो उनका निर्माण है किसके द्वारा किया गया है? नाग जाति द्वारा। मंडी का पंचवक्त्र मंदिर, पंचवक्त्र में मंदिर में नागों की 10 फीट की मूर्ति मिली है। तो ये पूछा जाता है कि जो पंचवक्त्र मंदिर काफी फेमस भी रह चुका है क्योंकि आपके पास व्यास में बाढ़ आती है तो ये मंदिर डूबता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ना। व्यास और सुकेती के संगम पर आपके पास कौन सा मंदिर बना है? पंचवक्त्र मंदिर। आधा वक्त्र। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति। और हड़प्पा सभ्यता जो आपके पास आती है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी जाति के इसी मंदिरों से ये बिलोंग करते हैं। लिख लिया।
उसके बाद आ जाएगा खश। खश से आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, ये आर्यों की थर्ड जनरेशन कहलाती है, तो लिख लेंगे आर्यों की तीसरी शाखा से संबंध रखती है। आर्यों की तीसरी शाखा क्या कहलाती है, खश कहलाती है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे वैदिक पीरियड पे। ये आपके पास क्या थे ना, ये पाषाण स्टोन एज पीरियड से थे आपके पास, सिंधु घाटी सभ्यता से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो आर्य आते हैं या खश आते हैं, इनका जो संबंध होता है वो वैदिक पीरियड से चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, एचपी हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं आपकी दूसरी हिस्ट्री पढ़ने से भी इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। लिख लेंगे आप वैदिक सभ्यता, ये लिख लिया ना। खश कौन थे, आर्यों की तीसरी शाखा, जिसका आगमन कहाँ से हुआ था, ये इसका दो में लिख लिया ना सभी ने। तो अब लिखेंगे आप आर्यों का आगमन, हिमाचल प्रदेश में आर्यों का आगमन। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ऑनलाइन ही थे, ये सबसे मूल जाति कौन थी हिमाचल प्रदेश की, कोल जाति थी आपके पास। की रात किसके वंशज माने जाते हैं, मंगोलों के। और जो आपके पास नाग जाति है, इसका संबंध किस मंदिर से है, पंचरत्न मंदिर में आपको इसका संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास आते हैं खश, जो कि आर्यों की तीसरी शाखा के माने जाते हैं। तो लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश में आर्यों का आगमन। और ये भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किस सिंधु सभ्यता से किस जाति का संबंध माना जाता है, तो नाग जाति के जो लोग हैं, इनकी कुछ अवशेष हमें सिंधु सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। तो आपके पास आर्यों का आगमन कहाँ होता है, आर्यों का आगमन हिमाचल प्रदेश में। इसके पहले आपके पास दस्यु, दास, कोल, बूंद, ये आपके पास जातियां ही रहती हैं, इनकी आगे को जनरेशन चलती हैं। अब आर्यों का आगमन होता है, तो आर्यों का आगमन होता कहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहीं से बनकर आता है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने पॉइंट रखे हैं। सबसे फेमस इसमें जो रहा है वो रहेगा मैक्स मूलर का, लिख लो। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग जो आर्य हैं उनका आगमन हुआ है मध्य एशिया से। सबसे प्रतिपादित आपके पास चलता है आर्यों का आगमन कहाँ से माना गया है, मध्य एशिया से इनका आना हुआ है। और इसका प्रतिपादन कौन करते हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो इसका प्रतिपादन किया गया था मैक्स मूलर द्वारा। उनके अकॉर्डिंग जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये देखने में लंबे चौड़े हट्टे कट्टे देखने में होते थे। इनकी आंखें नीली होती थी, देखने में ये सुंदर और काफी ऊंची कद के होते थे एज कम्पेयर टू मूल जाति। तो अपने आप को क्या मानते थे, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अपने आप को कहते थे आर्य। इनकी जो बेसिक लैंग्वेज थी, मैंने आपको कहा ये वैदिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कौन सी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देंगे, अपनी संस्कृत, है ना। तो इनकी भाषा क्या थी, ये भाषा थी आपके पास इनकी संस्कृत। वैदिक पीरियड में ही आपके पास क्या हुआ था, वेदों की भी रचना की गई थी। और वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृति में, है ना। वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृति और उसके बाद आपके पास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश चलता रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। आर्यों कहाँ से आए थे, आर्य मध्य एशिया से। किसने बोला ये चीज, मैक्स मूलर ने बोली थी। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ और इनकी भाषा कौन थी, संस्कृत। अब ठीक है, कोई भी जाति कहीं भी जाती है, या फिर कोई भी आपके पास मेहमान अगर रहने को आते हैं तो थोड़ा टाइम उसको क्या करते हो, कॉपरेट करते हो। तो वैसे ही जब आर्य यहाँ पर आए थे तो आम जनता ने इनको कुछ हुआ नहीं, अभी आदमियों ने नॉर्मली इनको वेलकम किया। पर जब उन्होंने यहाँ पे स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने देखा कौन सा एरिया इनके रहने के लायक है, और उसके बाद क्या हो गया, इनका और जो यहाँ की जातियाँ थी, मूल जातियाँ, उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो दो टीमें यहाँ पर बन जाती हैं, एक टीम आपके पास आर्य की टीम और दूसरी आपके पास नॉन आर्य की। तो लिख लेंगे आपके पास ये युद्ध चलता है, इस युद्ध का नाम होता है दशराग्य युद्ध, इंपॉर्टेंट है। आर्य और नॉन आर्य के बीच में युद्ध चलता है, युद्ध का नाम होता है दशराग्य युद्ध। इसका नाम दशराग्य कैसे पढ़ता हूँ हम आगे देखते हैं। दशराग्य युद्ध ये आपके पास किस किस के बीच में होता है, आर्य जो कि बाहर से आए थे, और कुछ आपके पास क्या थे, नॉन आर्य थे। मतलब ये आर्य नहीं थे पर इन्हीं के कुछ पार्ट थे। अभी मैं इनको मूल जाति क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आर्य यहाँ पर आए थे, ठीक है, इन्होंने रहना शुरू कर दिया। रहना शुरू कर दिया तो आम लोगों को क्या हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ आर्य समझते थे भी हाँ ठीक है, जो मूल जातियाँ हैं
वो विद्रोह कर रही है तो उनका विद्रोह जेन्युइन है। और कुछ आर्य जो है वो यहाँ से छोड़कर इसको डिफेंड करने लग जाते हैं नॉन आर्य को, भी आप सही हो। तो इसी तरह से एक टीम बन जाती है जो पूरी आर्य की होती है, और कुछ होती है जो अपने शिष्यों को लेकर क्या हो जाते हैं, मूल जातियों के साथ जुड़ जाते हैं और आपके पास नॉन आर्य की एक टीम बनाते हैं। ठीक है, तो पहला युद्ध लिखेंगे, आर्य की तरफ से जो राजा डिफेंड कर रहे थे उनका नाम था राजा दिवोदास और इनके मंत्री थे भारद्वाज। इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखने हैं। राजा जो थे उनका नाम था दिवोदास और इनके जो मंत्री थे या इनके सलाहकार थे वो थे ऋषि भारद्वाज। और दूसरी तरफ जो आपके पास नॉन आर्य की टीम थी, जो बेसिक यहाँ की मूल जाति थी, उनके राजा थे राजा शांभर और मंत्री थे राजा शांभर और इनके मंत्री थे वर्ची, ऋषि वर्ची। इनके बीच में आपके पास युद्ध चलता है। अब हट्टे कट्टे लोग हैं, कौन ही जीतेंगे बताओ? इसमें आपको क्या लगता है कौन विनर टीम नहीं होगी? आर्य इसमें जीत जाते हैं आपके पास। राजा दिवोदास की इसमें क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। पर ये युद्ध ऐसा नहीं था कि एक ने जीत गया तो सारे दे दिए, ये टाइम टू टाइम चलता रहा। ये युद्ध आपके पास कितने वर्ष चला ये भी क्वेश्चन आता है। ये युद्ध आपके पास चला है 40 वर्ष। शीत युद्ध, कई बार सामने सामने लड़ाई होती थी। और इनका जो आर्य जब आगमन हुए तो इनका बेसिक सा था, ये वैदिक सभ्यता को लेकर आए थे। गांव ग्रामीण सभ्यता है, आपको आएगी इस चीज का। और उनका मूल व्यवसाय क्या होता था, पशुपालन और कृषि। ये पशुधन को प्रायोरिटी देते थे। तो इनका क्या था, आर्यों का ही मेन व्यवसाय था, आपने याद रखना है, पशुपालन। ठीक है, तो युद्ध इनके कई बार क्या होते थे, जमीन को लेकर हो जाते थे, कृषि को लेकर, एरिया को और पशुओं को रिलेटेड होते थे, क्योंकि पशु को ये धन मानते थे, अपना प्रायोरिटी मानते थे। तो पहला युद्ध आपके पास राजा दिवोदास वर्सेस राजा शांभर, जिसमें जीत किसकी होती है, दिवोदास की। जनरेशन टू जनरेशन, मैंने कहा 40 वर्ष ये युद्ध शिफ्ट होता है। और जिस स्थान पर ये युद्ध हुआ उस स्थान का नाम था उद्ब्रज। उद्ब्रज में ही आपके पास युद्ध चलता है, शिफ्ट होता है। तो अगली जनरेशन में आर्यों की तरफ से और नॉन आर्यों की तरफ से राजा कौन कौन आ रहे थे लिखेंगे। आर्य की तरफ से इसी युद्ध को कर रहे थे राजा सुदास और इनके मंत्री थे विशिष्ट। राजा सुदास और इनके मंत्री का भी क्वेश्चन बनता है कि किसके साथ कौन मंत्री थे, तो इनके साथ थे विशिष्ट, ऋषि विशिष्ट। और दूसरी तरफ जिनके साथ ये युद्ध हो रहा था उस समय, अब राजा तो इन्होंने खत्म कर लिए थे, तो यहाँ पर क्या हो गए थे, बहुत सारी छोटी छोटी जातियों से राजा उभर कर आए थे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं 10 राजा मिल जाते हैं, छोटे छोटे राजा होते थे। और इनके जो मंत्री बनते थे वो बनते थे ऋषि विश्वामित्र। इंपॉर्टेंट है, ऋषि विश्वामित्र। क्लियर हो गया? तो इसी जब 10 राजा किसके साथ लड़ते हैं, राजा सुदास के साथ लड़ते हैं, तो इसी तरफ से इसका नाम क्या पड़ जाता है, दशराज्य युद्ध, जो किसके अगेंस्ट थे, सुदास और विशिष्ट के अगेंस्ट। यहाँ पर मेन रोल कौन प्ले कर रहे थे आपके पास, ऋषि विशिष्ट और विश्वामित्र के बीच में युद्ध आपके पास इवेंचुअली चल रहा था। दोनों ही आर्य थे, पर यहाँ से विश्वामित्र ने अपने क्या कर दिया, अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने आर्यों को क्या कर लिया, चूज कर लिया, आर्यों की तरफ ये चले गए थे। और इसमें भी आपके पास अगेन विनर कौन रहते हैं, राजा सुदास इसमें विनर रहते हैं। फिर आगे कुछ जैसे हो ही जाता है, कोई बार बार युद्ध हार रहा है जीत रहा है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसी में क्या हो जाता है कि अब इनका बेटा आ जाता है, हम 2 जनरेशन से युद्ध लड़ रहे हैं तो हम अगला युद्ध भी करेंगे। और इस तरफ से राजा आते हैं, राजा सहस्त्र अर्जुन। सिर्फ राजा ही आता है इस समय, राजा सहस्त्र अर्जुन। इसको हो गया ना कि मेरे दादा ने या फिर मेरे पूर्वजों ने युद्ध लड़ा था, जीत गए, फिर मेरे पिताजी ने या फिर मेरे पुराने पीढ़ियों ने युद्ध लड़ा था तो हम जीत गए, तो ये फिर से युद्ध कर लेते हैं। और युद्ध करते नहीं एक्चुअली, ये होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इनकी प्रायोरिटी क्या होता था, पशुधन प्रायोरिटी होता था। तो दूसरी तरफ से आपके पास नॉन आर्य की तरफ जो ऋषि थे उनका नाम था ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि, ऋषि जमदग्नि। अब जमदग्नि
जमदग्नि ऋषि जो है वो कहीं अपना पशुओं को लेकर कहीं बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे, ठीक है, पशुधन चल रहा था और ये अपनी तपस्या में बैठे थे, तपस्या में लीन थे। सहस्त्र अर्जुन क्या करता है, अब लड़ाई किस चीज के लिए होती है, पशुधन के लिए। ये क्या करता है, उनके सारे पशुओं को भगा के ले आता है या चुरा के ले आता है, और ये तपस्या में ही थे। और इधर वापस आकर बोलते हैं कि मैंने ना 9 नारियों को हरा दिया है, मतलब जो जमदग्नि ऋषि उनको हरा दिया है, और हराकर जो सारा पशुधन है वो लेकर आ गया, वो तो मैं जीत चुका हूँ और वो हार चुके हैं, तो सारा पशुधन हमारा हो गया। और इस चीज का पता जब जमदग्नि ऋषि जी को लगता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। ये जमदग्नि ऋषि वही है जिनको जामलू देवता के नाम से आज भी जाना जाता है, और ये आज भी आपको मिलेंगे कहाँ, बल्लाड़ा गांव में किन का रूल चलता है, जामलू ऋषि का, तो ये वही है ना, लिख लेना आपने ब्रैकेट में, जामलू ऋषि, जमदग्नि ऋषि कौन है, जामलू देवता जिनको हम कहते हैं। जब इनको पता चलता है कि सहस्त्र अर्जुन ने ये सब कर लिया, मेरा सारा पशुधन चुरा लिया, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, और गुस्से में क्या करते हैं कि इनका अपने बेटे को आदेश देते हैं, उनके बेटे थे परशुराम, परशुराम जी को आदेश देते हैं कि उन्होंने मेरा अपमान किया है सहस्त्र अर्जुन ने, तो तुम जाओ और मेरे जो अपमान का है उसका क्या लो, प्रतिशोध लो। तो अपना फरसा उठाते हैं कौन, परशुराम जी, और अर्जुन को सहस्त्र अर्जुन की हत्या कर देते हैं, है ना। ये आपके पास कैसे थे, 9 नारियों से, तो इसीलिए इनको सर्व क्षत्र हंता भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि परशुराम जी ने बहुत बार क्षत्रियों को हराया है, तो वो आपके पास वही बैटल हो रही थी। जमदग्नि ऋषि जी के अपमान का बदला लेने के लिए कौन, परशुराम किसकी हत्या कर लेते हैं, सहस्त्र अर्जुन की ये हत्या कर लेते हैं। और यहीं पर जब ये चीज जामलू देवता को पता लगती है और सारा पशुधन वापस आ जाता है, तो जामलू देवता जो बड़े प्रसन्न होते हैं कि बेटा तो मेरा बड़ा अच्छा है, और ये से पूछते हैं कि जा, अगर तू मेरा इतना ही आज्ञाकारी बच्चा है तो तू जा मेरे कहने पर अपनी माता का वध कर ले। और परशुराम जी क्या करते हैं, अपना फरसा उठाते हैं और अपनी माता, उनके माता का नाम था माता रेणुका, ये भी क्वेश्चन आता है, कहानियों की तरह नहीं सुनना है इसको, ठीक है, अपनी माता रेणुका का ये वध करके आते हैं। और अब जब जामलू देवता बड़े खुश होते हैं कि मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो, तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरी माता को पुनर्जीवित कर लीजिए, और जामलू देवता ने कर लिया था। तो आज भी अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका झील, पता है ना आपको कहाँ है वो, सिरमौर में है। तो आज भी आपको एक सोई हुई लेडी की शेप में वो मिलेगी, तो वो आपके पास किसकी थी, रेणुका माता की ही थी। तो थोड़ा सा रिलेट कर लेना आपने इसी चीज को, क्वेश्चन आएगा जमदग्नि ऋषि और परशुराम का क्या संबंध है, तो पिता और पुत्र का, तो इनके पुत्र कौन थे, परशुराम जी, ठीक है। और परशुराम जी का संबंध क्या था रेणुका से, माता का, इनकी माता, इनकी पत्नी थी आपके पास कौन, रेणुका जी, और रेणुका जी के और जमदग्नि ऋषि के पुत्र कौन हुए, परशुराम। ये क्लियर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है, ये क्लियर हो गया। फिर ये कहा जाता है कि स्टोरी आगे को चलती है, जैसे सहस्त्र अर्जुन को पता उसके पुत्रों को पता लगता है कि हमारे पिता की हत्या हुई है, वो जमदग्नि ऋषि की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, और इसी के प्रतिशोध में जो परशुराम सभी जितने भी सहस्त्र अर्जुन के पुत्र थे उनकी हत्या कर देते हैं। और आज भी आपके पास ये प्रथा पर चलती है, तो लिख लेंगे आप, सहस्त्र अर्जुन के पुत्र जो है वो किसका वध कर लेते हैं, जमदग्नि ऋषि का वध कर लेते हैं या हत्या कर लेते हैं, और उसके प्रतिशोध में परशुराम क्या करते हैं, सभी की हत्या कर देते हैं, सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करते हैं, और आपके पास क्या होता है, शर्व क्षत्रहंता कहलाते हैं ये। आज भी भुंडा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तो भुंडा उत्सव क्या सेलिब्रेट किया जाता है, लिखेंगे, खश का नाग जाति पर विजय के रूप में। खश मैंने आपको बताया, खश कौन थे, आर्यों को कहा जाता था, आर्य की जो 3rd शाखा आई थी, खश का नाग जाति के विजय, नाग जाति के लोगों पर क्या किया जाता, उनको नाग जाति पर विजय। तो आज भी आपके पास ये प्रथा चलती आ रही है कि किसी की एक बलि दी जाती थी भुंडा उत्सव में, पहले भी एक नर बलि का बनता था। तो परशुराम जी के रूप में आपके पास कौन सा भुंडा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पहले नर बलि दी जाती थी, अब शायद भैंस की बलियां और वो भी कैंसिल होगी। तो किसका संबंध है भुंडा उत्सव से, परशुराम का। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, किस जाति की बलि दी जाती थी, नाग जाति के लोगों की, नाग जाति पर विजय का सिंबल है ये आपके पास। भुंडा उत्सव किससे संबंध रखता है, परशुराम जी से। और परशुराम से एक और एरिया का पूछा जाता है कि संबंध किससे है, तो परशुराम जी का संबंध है कुल्लू के निर्मंड से, पूछा जाता है ये क्लियर हो गया ना सारा युद्ध का। परशुराम जी का संबंध
परशुराम जी का संबंध किससे माना जाता है? निर्मंड क्षेत्र से इनका संबंध माना जाता है। देख लिया। अब थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं हुआ क्या। सबसे पहले यहाँ पर मूल जाति रहती थी। मूल जाति कौन थी आपके पास? कोल जाति। ठीक है, मूल जाति कोल थी। कोल के बाद किरात आए। किरात आपके पास मंगोलों के वंशज माना जाता है। फिर नाग आए। नाग का संबंध कहाँ से है? मंडी के पंचवक्त्र मंदिर से किसका संबंध है? नाग जाति के लोगों का। और जो ये कीरा जाति से भी क्वेश्चन आता है। कीरा जाति जो आप बैजनाथ का मंदिर देखते हो, बैजनाथ मंदिर पता है ना, कांगड़ा में है शिव जी का मंदिर, तो उसका संबंध किससे है? उससे किरात जाति से है, उसको किरग्राम। ये भी क्वेश्चन है, लिख लेंगे। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? किरग्राम कहते हैं उसको। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम, जिसका संबंध है किरात जाति से। किरग्राम कहा जाता था उसको। ठीक है, उसके बाद नाग आए। नागों ने कौन सा मंदिर एस्टेब्लिश किया आपके पास? पंचतंत्र मंदिर में नाग की 10 फीट की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है और हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे आते हैं खश में। जो आपके पास आर्य हैं ये मध्य एशिया से आते हैं। इनकी शाखाएं अलग अलग जगह जाती है। कुछ आपके पास पूरब की तरफ जाते हैं, कुछ थे आपके पास जो भारत की तरफ आते हैं। तो भारत की तरफ जो शाखा आती है आर्य की, कौन सी शाखा आती है? तीसरी शाखा आती है, जिसको खश कहा जाता है। अब जैसे आपके पास आर्यों का आगमन होता है तो यहाँ पर शुरू हो जाती है आपके पास वैदिक सभ्यता, क्योंकि आर्य ने क्या किया था? वेदों की रचना शुरू करी थी। ठीक है, आर्य आते हैं। आर्य की स्टार्टिंग में आपके पास युद्ध चलता है किसके साथ? राजा दिवोदास मंत्री थे इनके, भारद्वाज वर्सेस युद्ध होता है राजा शांभर और उनके मंत्री थे वर्ची। क्वेश्चन आता है कि जिस समय दिवोदास की तरफ से दूसरी तरफ युद्ध लड़ने वाले कौन थे, या फिर दिवोदास का युद्ध किस राजा के साथ होता? राजा शांभर के साथ। राजा शांभर के मंत्री कौन थे? वर्ची। दिवोदास के कौन थे? भारद्वाज। ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जनरेशन टू शिफ्ट होता है। राजा सुदास आते हैं और उनके मंत्री आते हैं विशिष्ट, और दूसरी तरफ होते हैं 10 राजा और उनके मंत्री विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र होते हैं। अगली जनरेशन में राजा सहस्त्रार्जुन आते हैं, जिनका किसके साथ चलता है? ऋषि जमदग्नि ऋषि के साथ उनका होता है। और आपके पास जमदग्नि ऋषि का प्रतिशोध लेते हैं उनके पुत्र परशुराम। और परशुराम और रेणुका का क्या संबंध है? माता पुत्र का संबंध है। और जमदग्नि ऋषि को आज भी आपके पास कौन से गांव में उनका लोकतंत्र देखने को मिलता है? कुल्लू के बलाना गांव में आज भी आप किसी ऋषि का बोलबाला देखोगे, जामलू देव का या फिर जमदग्नि ऋषि का। क्लियर हो गया। इसके बाद परशुराम क्या करते हैं? अपने पिता का प्रतिशोध पूरे क्षत्रियों से लेते हैं और क्षत्रहंता कहलाते हैं। और उन्हीं की याद में एक उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। उत्सव का नाम है भुंडा उत्सव। भुंडा उत्सव में किस जाति के लोगों की बलि दी जाती थी? किस जाति पर विजय होती थी? नाग जाति के लोगों पर विजय के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और परशुराम जी का संबंध कुल्लू के किस क्षेत्र से है? निर्मंड से संबंध है किसका? परशुराम जी का। और रेणुका झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? और कैसी झील है रेणुका? क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसा बोला आपने? अच्छा, याद रह जाएगा ना। अब कौन सी झील है रेणुका झील? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर मैं मैनमेड की बात करती हूँ, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मैनमेड लेक मैनमेड होगी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। हाँ, याद था पर भूल गए थे सारे, क्यों? और इसके बाद आपके पास वैदिक सभ्यता इसी तरह खत्म होती है। और हिमाचल प्रदेश में या फिर पूरे हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, वैदिक सभ्यता के बाद किसका उदय होता है? जनपद का उदय होता है ना। महाजनपद आपके पास आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी आपके पास 4 जनपद रहते हैं, जिनके बारे में हम कल देखेंगे, पर आज थोड़ा सा देख लेते हैं। एचपी के जनपद हो गए कि अब क्या कर दिया? अब लोग आर्य नॉन आर्य उस तरफ नहीं थे या फिर वेदों की तरफ नहीं, अब छोटे से समूह में रह रहे थे, अपना एक लीडर चूज कर रहे थे एक पर्टिकुलर एरिया में। तो हिमाचल प्रदेश में जनपद का उदय, और आपके पास 4 जनपद उभर के आते हैं। सबसे पहला जनपद और सबसे प्राचीन जनपद है आपके पास त्रिगर्त। सुना है आपने नाम त्रिगर्त का? किसका प्राचीन नाम है? दूसरा आपके पास आता है कुलूत। कुलूत के बाद कुलिंद, और कुलिंद के बाद औदुंबर। तीसरा नहीं लिखा।
हिमाचल प्रदेश में आपके पास 4 जनपद आते हैं, कौन कौन से? त्रिगर्त, कुल्लू, कुल्लू और उधमपुर। जनपद, महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो महाजनपद थे 16, जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद आता है भारतवर्ष में मगध, है ना। और जनपद की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 ही जनपद थे, और इसमें आपके पास सबसे प्राचीन जनपद कौन सा आता है? त्रिगर्त। इसकी जो स्थापना वो कल से हम डिटेल में देखेंगे, पर त्रिगर्त से ही वो राजा थे जिन्होंने महाभारत में हिस्सा लिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले राजा कौन थे? तो उनका नाम था राजा शिव शर्मा जी, और वो कौन से जनपद से बिलोंग करते थे? त्रिगर्त जनपद से वो बिलोंग करते थे। और त्रिगर्त किसका प्राचीन नाम है? त्रिगर्त है कांगड़ा का पुराना नाम, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया? तो अब हम थोड़ा सा प्रागैतिहासिक क्वेश्चन आपके देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, राजा शांभर और दिवोदास, राजा शांभर और राजा दिवोदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था, वह किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? राजा शांभर और दिवोदास के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो किस जनजाति से संबंधित था? तो वो था आपका किरात जनजाति से संबंधित। किस जनजाति को डिफेंड कर रहे थे वो? किरात जनजाति को डिफेंड कर रहे थे। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खश का वर्णन मिलता है? खश जो हमारे पास लोग आते हैं उनका वर्णन किस वेद या पुराण में या फिर में मिलता है? तो लिख लेंगे, इसका जो वर्णन है वो हमें मिलता है वायु पुराण, बृहद संहिता और भगवत पुराण। इन तीनों पुराणों में आपको किसका हिस्ट्री देखने को मिलेगी? खश का वर्णन देखने को मिलेगा। रिपीट कर रही हूं मैं कौन कौन से? वायु पुराण, बृहद संहिता और भगवत पुराण। राजा सांभर के सहायक मंत्री कौन थे? वन लाइनर क्वेश्चन है, राजा सांभर के सहायक मंत्री कौन थे? तो कौन थे इनके मंत्री? वर्जिन के पास क्या थे? मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य हिमाचल प्रदेश के में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ही नहीं है खश। आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है आपके पास भोट, कोली, राठी या कुलिंद। कोल, भोट, राठी या कुलिंद। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे तो इनको कहेंगे हम कुलिंद। मतलब बहुत ही कुलीन ये अपने आप को रखते थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है या किस वेद में देखने को मिलता है? 40 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो मिलता है आपका ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, महाभारत युद्ध में किस राजा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था? महाभारत के युद्ध में किस या फिर कांगड़ा के किस राजा ने, कांगड़ा कई बार मेंशन कर लिया जाता है, कांगड़ा के किस राजा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था? तो उस राजा का नाम है राजा सुशर्मा।
नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम हिस्ट्री से, ही आपके पास ये बनता है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? इंपॉर्टेंट है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? ऑप्शन है आपके पास बिलासपुर, सिरमौर, महासू और काजा। तो कई लगा दो, देखते तुम्हारे तो किसी से होते हैं। तो इन्होंने अपने 12 वर्ष का जो वनवास है वो अपनाया, वो बिताया था महासू में। आपको पता है कि जब भी ये मांग हो रही थी तो उन्होंने क्या मिला था? 12 वर्ष के लिए इनको संन्यास दे दिया गया था। फिर इनको क्या कहा था कि 1 साल तुम्हें अज्ञातवास में रहना है। अगर 1 साल के अंदर तुम्हें एक औरत ढूंढ लेते हैं तो क्या होगा? लड़ाई होती है। अगर तुम्हें 1 साल के अंदर जो अज्ञातवास है उसके अंदर अगर आपको ढूंढ लिया तो आप फिर से 12 वर्ष संन्यास के लिए जाओगे और फिर 1 साल किसके लिए निकालोगे? अज्ञातवास के लिए। तो यही इन्होंने सोचा कि 12 वर्ष इनको रहने तो जहाँ रह रहे हैं 13वां वर्ष इनको निकाल देंगे हम और ये फिर से 12 साल के लिए चले जाएंगे। तो इनको 13वें साल में भी नहीं ढूंढा गया था। ये मत्स्य क्या था वो जनपद में रुके हुए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो लास्ट इनका टाइम पीरियड आता है अज्ञातवास का, वो मत्स्य जनपद में रहते थे, वो विराट नगर में रहते थे। पर कौरवों ने उनको तब भी क्या किया था? हिस्सा नहीं दिया था और आपके पास महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कहाँ गुजारा था इन्होंने पुराना टाइम? महासू में। और आपको पता है महासू किसका चेंज नाम है? बताया था मैंने तुम्हें। 1 सितंबर 1972 के नाम चेंज किया गया था महासू से सिरमौर, सोलन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन है? सबसे पुराने निवासी। अच्छा करके आओगे, वहां पे आ रहे तुम लोग। तो सबसे प्राचीन निवासी या मूल निवासी आपके पास कौन से आते हैं? कोल निवासी। तो आपके पास क्या थी? एंशिएंट हिस्ट्री थी, वैदिक सभ्यता में जो हमने देखी थी। इसके बाद हम कल की क्लास में जनपद देखेंगे और जनपद से आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, किस राजा का या किस ऋषि का संबंध किस जनपद से रहा है, कौन सी वंशावली वहां पर रहेगी। आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है?